हाँ जी, आ जाइए सभी लोग। वॉइस आ रही है मेरी? आ जाइए। आ जाओ भाई सभी लोग। वॉइस आ रही है मेरी सभी लोगों के पास? आ जाइए। अच्छा, आज मुझे पता नहीं था ये लाइव चैट वाला ऑप्शन। वॉइस आ रही है मेरी सभी लोगों के पास? आ जाओ भाई सारे लोग। अभी ये लाइव का एक सिस्टम बनाया है और जल्द से जल्द अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। एक डेली का सुबह का टाइम, आई थिंक 6 से 7 बजे का टाइम अपन फिक्स कर लेंगे और डेली करंट अफेयर्स पढ़ा करेंगे। ये देखिए, अच्छे से लाइव स्ट्रीम हो जाए तो अपने को लगे कि हाँ भाई। चलो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले अपनी जो पहली न्यूज है वो है रीस्टार्ट इंडिया। एक सरकार द्वारा रीस्टार्ट इंडिया करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और ये प्लेटफॉर्म बेसिकली होगा एमएसएमई सेक्टर के लिए। किसके लिए? एमएसएमई सेक्टर के लिए। आई थिंक मैंने किसी वीडियो में भी आपको पढ़ा दिया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए टू डेवलप एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, रीस्टार्ट इंडिया। इससे सवाल कैसे बनेगा? इससे सवाल बनेगा कि रीस्टार्ट इंडिया का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है। तो आपको ध्यान होना चाहिए ये किससे है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए, जिसे एमएसएमई सेक्टर कहा जा रहा है। इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इसके कार्य को बढ़ाने के लिए, इसमें विकास लाने के लिए रीस्टार्ट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। भाई अगली खबर है रमेश चंद टास्क फोर्स। रमेश चंद टास्क फोर्स का गठन हुआ। टास्क फोर्स बेसिकली क्या होती है? एक कमिटी डिसाइड कर देना और उसको एक काम दे देना कि जी ये काम है आपका, उसे टास्क फोर्स बोलते हैं। रमेश चंद टास्क फोर्स का गठन हुआ है फॉर लिंकिंग और फॉर गिविंग द सजेशन फॉर लिंकिंग शुगर केन प्राइसेस टू शुगर रेट। जो भाई जो चीनी की कीमतें हैं वो बहुत अलग रहती हैं और जो गन्ना होते हैं उसकी कीमत बड़ी अलग होती है। तो ऐसे में गन्ने की कीमत और चीनी की कीमत को लिंक करने के लिए, सुझाव देने के लिए रमेश चंद टास्क फोर्स का गठन हुआ है। असल में यह कहानी चालू इसलिए हुई कि जो गन्ने की जो कीमत दी जा रही है सरकार के द्वारा, कुछ किसान संघों का यह कहना है कि वह बहुत ही कम है। अच्छा, किस दिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम न्यूनतम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वो कैसे डिसाइड होती है। इसके कुछ मेथड होते हैं कि कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, इस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाता है। वो डिटेल में कभी किसी दिन एक चैप्टर ले लेंगे, उस दिन सारा का सारा डिटेल में पढ़ा देंगे। अभी के लिए इतना समझो, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय किया जाता था उसमें और चीनी की कीमतों में दिन रात का अंतर होता था। तो ऐसे में कुछ किसान संघों द्वारा, कुछ मजदूर संघों द्वारा यह बार बार मांग उठाई जा रही थी कि भाई गन्ने की कीमत चीनी की कीमतों से लिंक कर दी जाए। ऐसे में इस रमेश चंद टास्क फोर्स का गठन हुआ है। यदि आप यूपीएसआई का, जिसका अभी नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में उसकी परीक्षा की घोषणा भी हो जानी है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि गन्ना उत्पादक जो भी राज्य हैं उनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है रमेश चंद टास्क फोर्स। अगली खबर है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर एनबीएफसी एंड एमएफआई। आपको बड़ा कठिन लग रहा होगा कि सर ये क्या दे दिया, हम क्यों पढ़े। देखो, इसमें से दो चीजें समझेंगे हम। पहले हम समझेंगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है। देखो,
एक होते हैं वित्त संस्थान। वित्त संस्थान माने कि जो वित्त में लेन देन करते हैं, जो वित्त के मामलों में कार्य करते हैं, ऐसों को वित्त संस्थान कहते हैं। अब यदि किसी वित्त संस्थान ने आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंडर में लाइसेंस ले लिया तो उसे कहते हैं बैंक, और जिन्हें लाइसेंस नहीं मिला उन्हें कहते हैं एनबीएफसी। अब ये बैंक से कैसे अलग है? भाई देखो, बैंक का एक बेसिक सा काम है डिपॉजिट लेना और उधार देना, डिपॉजिट लेना और उधार देना। एनबीएफसी में याद रखना, जो गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां होती हैं, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए लिख दूं, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां होती हैं। भाई कल से हम कमेंट सेक्शन को भी इनेबल कर देंगे। आज मुझे नहीं पता था कि कैसे ये सेटअप चलता है, कैसे ये जुगाड़ बैठता है। मैंने देखा कि एक बार लाइव करके देख लेते हैं, तो अभी पता चला कि मैंने वो चिल्ड्रंस वाला ऑफ कर रखा है, तो इसलिए लाइव चैट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। चिंता ना करो, कमेंट छोड़ देना। तो गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कभी भी डिपॉजिट नहीं लेती, जमा नहीं लेती। जैसे हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं ना, ये लो जी हमारे पैसे, तो अब आप कहोगे सर फिर ये कहां से पैसे लाती है? इनमें आप कोई ना कोई या तो इंश्योरेंस करवाते हो या अपना गोल्ड वगैरह आप गिरवी रख देते हो, कोलेट्रल के बदले में लोन मिलता है। मतलब आप जैसे मुथूट फाइनेंस, जब घर में पड़ा हो सोना तब काहे का रोना, एनबीएफसी का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब चूंकि ये डिपॉजिट नहीं लेती, इन पॉइंट्स को कहीं नोट कर लेना। अभी आज यदि चालू नहीं हो, मैं भी थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाऊंगा। आगे से एक काम करना, एक नोटबुक और एक पेन लेके रखना, कुछ कुछ मेन पॉइंट नोट करते चले जाना, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है कि आधा पौन घंटे की क्लास में मैं आपको 2 घंटे का मटेरियल एक साथ दे दूं। तो कुछ बोलने में भी चला जाता है, कुछ लिखने में भी चला जाता है, तो अतः इस चीज का ध्यान रखें अगली बार की क्लास से। तो भाई गैर बैंकिंग वित्त कंपनी की 2 खासियत मैंने बताई। एक तो ये डिपॉजिट नहीं लेता। अब डिपॉजिट नहीं लेता तो सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ये चेक भी जारी नहीं कर सकता। दिस कैन नॉट इशू चेक। ये बहुत बड़ी खासियत है। आपके परीक्षा में सीधा सीधा दिल्ली पुलिस में पूछ लिया जाएगा कि भाई एनबीएफसी में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है, कौन सी विशेषता नहीं होती। तो 2 विशेषता देख ली कि एक ये डिपॉजिट नहीं लेता, दूसरा ये कभी भी चेक जारी नहीं करता। कभी देखा मुथूट फाइनेंस का चेक? नहीं ना, केवल और केवल बैंक चेक जारी कर सकते हैं। एंड एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सूक्ष्म वित्त संस्थान, क्या बोलते हैं इन्हें? सूक्ष्म वित्त संस्थान। ये कैसे अलग होते हैं? देखो, बेसिकली ये एनबीएफसी का ही रूप है, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों का ही रूप है। असल में एनबीएफसी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। उसमें आरबीआई ये सीधा का सीधा गाइडलाइन देता है कि ऐसी एनबीएफसी जो बहुत ज्यादा गांवों में काम करता हो और ऐसे लोगों को लोन देता हो जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसी संस्था को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एमएफआई कहा जाएगा। याद रखिएगा, एमएफआई की क्या खासियत है, मैं इधर लिख देता हूं। एमएफआई कभी भी कोलेट्रल नहीं लेती, मतलब जमानत नहीं लेती। ये बिना किसी जमानत के लोन जारी करता है। किसको जारी करता है? ऐसे व्यक्तियों की जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम होती है, ऐसों को ऋण जारी करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और ये ज्यादातर गांवों में काम करते हैं। छोटी छोटी जो समितियां होती हैं उनको एमएफआई बोलते हैं। अब नाबार्ड ने क्या करा? नाबार्ड ने एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम, चूंकि एमएफआई और एनबीएफसी पे बहुत वजन आ रहा है आजकल, सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं क्योंकि गांव के अंदर पैसा नहीं। ऐसे में इनको एक गारंटी स्कीम, आधी गारंटी स्कीम के तहत नाबार्ड गारंटी लेगा। हां जी, मैं गारंटी ले रहा हूं, आप पैसे जाके बांट के आओ, आप गांव के अंदर पैसा डाल के आओ। ये बेसिकली इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम। तो जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ ये याद रखना है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम किसके लिए है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बाकी के जो लोग, राजस्थान पुलिस की डेट आ चुकी है 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, यूपी पुलिस की डेट आने वाली है, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ ही गया। उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है गैर बैंकिंग वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों की विशेषताएं। इन दोनों की विशेषताएं मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। अरे भाई, आज बहुत कम लोग आए हो आप लोग, आगे से याद रखिएगा, थोड़े थोड़े यार 10-15 लोग आओ, फिर अपन 10-15 ही आओ, ज्यादा मुझे भी नहीं चाहिए, फिर मैं एक एक का जवाब नहीं दे पाऊंगा, है ना।
तो ऐसे में जितने आए फिर कल से लाइव चैट का ऑप्शन रखेंगे, तो आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं और मैं उन सवालों का जवाब भी यहां पे आपको दे सकता हूं। मेरे हिसाब से अच्छे, ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सारे के सारे आ चुके हैं। हाँ जी हाँ जी, चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको शेयर कर लेना भाई, जो भी आपके छात्र, आपके साथी जो तैयारी कर रहे हो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो अगली खबर है, आईसीआईसीआई बैंक बिकेम इंडियाज फर्स्ट बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भारत का ऐसा पहला बैंक बना जो कि सैटेलाइट डाटा को, किसको, सैटेलाइट डाटा को यूज करेगा फॉर टू एक्सेस और टू एसेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स। किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता की जांच करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग किया जाएगा। मतलब ये सैटेलाइट के माध्यम से ये देखेंगे कि इनके यहां फसल अच्छी हो रही है, फसल कर रहे भी हैं कि नहीं कर रहे हैं तभी तो चुकाएंगे। तो ऐसे में क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स, किसानों की ऋण शक्ति चुकाने की क्षमता को जांच करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग करेगा। हालांकि होना यह चाहिए था, ये इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों के लिए होना चाहिए था, लेकिन चलो किसानों के लिए किया है। आईसीआईसीआई बैंक ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक है। अगली खबर है, नीलकंठ भानुप्रकाश। बड़ा चर्चा में ये नाम रहा, बड़े चर्चा में ये आदमी रहे, जगह जगह इंटरव्यू आए। ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ल्ड कप, मेंटल कैलकुलेशन का, जो वर्ल्ड कप होता है, जो विश्व कप होता है मेंटल कैलकुलेशन का, उसमें पहली बार भारत में स्वर्ण मेडल जीत के लाए हैं नीलकंठ भानुप्रकाश। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो लोग हैं अपने मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में, एक शकुंतला देवी, जिनका शायद आई थिंक निधन भी हो गया, अब नहीं हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। दूसरे नीलकंठ भानुप्रकाश, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंटल कैलकुलेशन इन वर्ल्ड कप, विश्व कप में मेंटल कैलकुलेशन के लिए। अगली खबर है, इंडियन एयरफोर्स लॉन्च्ड माई IAF ऐप, माई इंडियन एयरफोर्स ऐप इन्होंने लॉन्च करी है। ये लॉन्च करी है टू प्रोवाइड कैरियर इंफॉर्मेशन। जो कैरियर से संबंधित जानकारी है इंडियन फोर्सेस की, इंडियन एयर फोर्सेस की, वो इस ऐप के थ्रू दी जाएंगी। तो जितने भी डिफेंस वाले एग्जाम हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है माई IAF ऐप। यह किस लिए है? टू प्रोवाइड कैरियर इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। जो छात्र जो तैयारी करते हैं डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस की या डिफेंस एग्जामिनेशंस की, उनको, और खास करके इंडियन एयरफोर्स की, उनको जानकारी देने के लिए, कैरियर इंफॉर्मेशन के लिए। अगली खबर है, अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ऐसा भारत का पहला रेलवे डिवीजन बना जो कि बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन जिसने इंट्रोड्यूस करी। आपको बैगेज सैनिटाइजेशन तो मतलब जो बैग वैग, कैरी बैग वगैरह जो था उसका सैनिटाइजेशन, और उनको रैप करना, जो पॉलिथीन में रैप करते हैं ना एयरपोर्ट वगैरह पर, उनको रैप करने की मशीन के लिए भारत का यह पहला रेलवे स्टेशन बना। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन भारत में पहली बार करा गया अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के द्वारा। अगली खबर है, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। इसके बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा ये सूचकांक। ये सूचकांक क्या है? निर्यात त्वरित सूचकांक बोलते हैं, निर्यात प्रिपेयरनेस सूचकांक। इसे लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग का यह सूचकांक है, याद रखिएगा। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स EPI कौन लॉन्च करता है? नीति आयोग लॉन्च करता है। इसमें कुछ चीजें हैं, चंद चीजें हैं। इसमें एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट देखा जाएगा, जिस भी राज्य की एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस, निर्यात में कितने वो वहां पे एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, निर्यात संवर्धन का कितना मौका किस राज्य में है, कितना राज्य तैयार है निर्यात के लिए, उसके लिए यह सूचकांक है। ऐसे में निर्यात संबंधित प्रिपेयरनेस एनवायरनमेंट को देखा जाएगा, प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को देखा जाएगा। इस तरीके से 5 स्तंभों पर आधारित है। उन स्तंभों को याद नहीं करना, बस ये याद रखना। EPI में सबसे ऊंचा स्थान आया गुजरात का। गुजरात एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में पहला स्थान है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र। याद रखना, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में हमेशा तटवर्ती राज्य ही प्रथम रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि तटवर्ती राज्यों पर ही बंदरगाह वगैरह, पोर्ट वगैरह मिलते हैं, तो ऐसे में एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट वहां पे अच्छा होता है। अगली खबर है, अफ्रीका इज फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अफ्रीका अब वाइल्ड पोलियो से फ्री हो गया। अभी केवल पोलियो केवल दुनिया के 2 देशों में मिलता है, लिख लीजिएगा, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। बाकी समस्त देश पोलियो फ्री घोषित कर दिए गए हैं WHO के द्वारा। अगली खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लॉन्च्ड नेशनल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इनेबल लैंड बैंक सिस्टम।
अरे सुनो 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 सुनो, इस सिस्टम को बोलते हैं जीआईएस। देखो सिंपल, इसी मैं आपको एक सिंपल साधारण भाषा में समझाता हूं। आप यदि कभी ट्रेवल करते हो तो आप अपना नेटवर्क चला लेते हो, आप अपना जीपीएस चला लेते हो, तो जीपीएस में आपको आगे दिखाता है जी यहां तो हाईवे है, या इस हाईवे पे यहां होटल है, यहां रेस्टोरेंट है, यहां आबादी है, यहां आपको ट्रैफिक मिलेगा, यहां ये नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको जियोस्पाइटल टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, ग्राम मानचित्र प्रणाली भी कहा जाता है। इस मानचित्र प्रणाली में 3-4 चीजों का सहयोग लिया जाता है। एक रिमोट सेंसिंग, जिसमें सैटेलाइट ऊपर से देखता है कहां कहां क्या क्या चीज है। दूसरा लिया जाता है जीआईएस, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी पर, एक किसी भौतिक स्थान पर, एक किसी ज्योग्राफी पर एक पर्टिकुलर यदि कोई चीज है तो उसकी इंफॉर्मेशन को वहां अटैच कर दिया जाता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, शायद और भी आपको यहां क्लियर हो जाएगा। अरे मानो कोई मानचित्र है, तो जीपीएस से तो आप उसका रास्ता देख लेते हो, ये मान लो हाईवे है, तो जीआईएस क्या करता है, बेसिकली ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मान लो यहां कोई ढाबा है तो उस ढाबे को यहां अटैच कर देता है इस जीपीएस में, और रिमोट सेंसिंग यहां से डाटा आदान प्रदान करता है। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग दूर से देखना, दूरदर्शी, जो कि सैटेलाइट से देखा जाता है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी पर एक पर्टिकुलर इमेज को अटैच कर देना, दैट इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीपीएस, ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक प्रिसाइज लोकेशन बताता है। इन तीनों को मिलाकर बनती है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। कौन सी बोलते हैं इसे? जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, भौतिक मानचित्र प्रणाली या तकनीकी जिसे बोलते हैं स्पेशियल टेक्नोलॉजी। यूपीएससी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी जगह जगह यूज करी जाने वाली है। यदि आपका प्रीलिम्स है तो आपको पूछा जा सकता है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के कहां कहां अटैचमेंट होते हैं, कहां कहां इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में थोड़ी छोटी क्लास रख रहा हूं, क्योंकि एक तरीके से ये टेस्टिंग करी थी कि हम लाइव पढ़ाएं तो बच्चों को सारी सुविधाएं मिले। तो ऐसे में मेरे को एक चीज पता चल गई, एक तो कमेंट सेक्शन मुझे ओपन करना है, वो मैंने गलती से वैसे कर दिया। दूसरा, एक थोड़ा सा अपने कैमरे को भी दूर रखना है, क्योंकि सारी चीजें मैं यहां दिखा नहीं पा रहा हूं। और तीसरा, थोड़ा सा लंबा सेशन करेंगे और एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, और टाइम जो भी आपको सुचारू लगे, जो भी अच्छा टाइम लगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। उसी कमेंट सेक्शन में 2-3 जिसके भी कमेंट एक ही टाइमिंग के होंगे, उस टाइमिंग को फिक्स कर लेंगे और फिर डेली रूटीन बना लेंगे यहां आकर आने का। मैंने पहले भी कहा था भाई, आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं डेली हैं, मैं डेली नहीं पढ़ा रहूंगा, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये डेली वाली आ रही है। पिछले महीने के अगस्त के आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है, और जुलाई का भी मैंने प्रोवाइड करा दिया था, डाउनलोड कर लीजिए, वहां पढ़ लीजिए। और नहीं पढ़ने में आता, नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट लिख के बता दीजिएगा, अपन बोर्ड पे समझा देंगे। देखो, तकनीकी रूप से मैं इतना साउंड नहीं हूं कि सारे क्वेश्चन यहां पे लिखा दूं डिजिटल बोर्ड पे वो करवाता चलो, मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसी मेहनत तभी करूंगा जब आप लोग तैयार होंगे। ठीक है भाई, अब इसी के अलावा मिलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले और भी मेरे साथ। अब तो लाइव धीरे धीरे अपन और भी आते रहेंगे, तो चीजें और भी बढ़ती जाएंगी।